नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 फरवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज जो हम डिस्कस करने वाले उन आर्टिकल्स में है, एक तो ये इन्फ्लेशन से संबंधित आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हो अनकाइंड कट, कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान को वैसे ही बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, उसी में यूएसए के द्वारा एक कदम लिया गया है जिसके चलते अफ़गानिस्तान के लोगों के नाम से जो अफ़गानिस्तान के बैंक के पैसे फेडरल रिज़र्व में डिपॉजिटेड हैं, उनका एक हिस्सा यूएसए 9/11 टेरर अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए यूज़ करेगा। तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है यहाँ पर राइटर के द्वारा कि भाई एक तरफ तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा उनका पैसा जो है उसको यूएसए अपने मनमाने तरीके से कॉन्फिस्केट कर रहा है। तो बोले ये बात ठीक नहीं है। नाम लिया जा रहा है तालिबान का, जबकि तालिबान की खुद की इतनी अच्छी पकड़ नहीं है अभी अफ़गानिस्तान में। एक ये मुद्दा है। और इधर ये वाला ऑन बैक फुट इन काबुल, तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रहा है अभी अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो जो प्रीवियस आर्टिकल है वो और ये दोनों को हम इंटीग्रेट करके डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल रहेगा जिसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, द की ड्राइवर ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसमें हम देखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और साथ में अभी हमें और क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हम एक कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं उसके लिए। और एक ये लास्ट आर्टिकल, लुकिंग बियॉन्ड जुंटा, कि भाई म्यांमार में मिलिट्री के रेलेवेंस अब बहुत कम है, तो ऐसे में इंडिया को दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस आर्टिकल को भी हम देखेंगे इंडिया म्यांमार रिलेशंस में। तो चलिए ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको अब देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दीपक पेंटल के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि यूनेस्को के जो स्टार्ट्स हैं, मतलब उनकी जो द्वारा जो डेटा दिए जाते हैं उनके हिसाब से देखें तो ग्लोबल एक्सपेंडिचर जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता है वो है लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर। तो ये तो हो गया वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा, ओवरऑल पूरी दुनिया के द्वारा कितना पैसा खर्च किया जाता है। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? तो ऐसे में जो मेजरमेंट किए जाते हैं, जिन स्केल्स पे ये चेक किया जाता है कि कौन सा कंट्री किस कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर जिस ऑन R&D, दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे GERD। ये हो गया एक तरीके से कि जितनी जीडीपी है एक कंट्री की, उसका कितना परसेंट जो है वो खर्चा किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है। तो ऐसे में अगर हम हमारे यहाँ पर ग्राफ की बात कर, अभी यहाँ मतलब ग्राफ दिया हुआ उसका सीधा डेटा हमारे पास में अवेलेबल है कि इंडिया जो है वो बहुत ही कम पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जीडीपी का सिर्फ कितना 0.66%, जो कि अपने आप में 1% से भी कम हो गया। दूसरी तरफ हम दूसरी तरफ अगर हम देखें, हम वर्ल्ड में सुपर पावर बनना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, और हमारा जीडीपी का जो एक हिस्सा है वो केवल 0.6% ही खर्च किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो ये बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ऑल दोज पावर्स, जैसे कि दूसरी जो इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, इनसे। तो बोला इनके कंपैरिजन में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। दूसरा, वर्स्ट सिनेरियो क्या आ रहा है कि पिछले कुछ सालों में ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो अलोकेशन होता है, बजटरी अलोकेशन, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, मतलब लगातार कमी देखने को मिल रही है। आज अगर हम देखें तो 2022-23 का जो बजट है, इसमें फिर से अभी जो स्टेटमेंट रिलीज हुए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो एकदम फंसे पड़े हैं। दैट मीन्स ज़्यादा कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट स्पीच था अभी 2022-23 का, उसमें 2 रेफरेंसेस दिए गए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। मतलब रिसर्च एंड डेवलप R&D से रिलेटेड इश्यूज़ पर 2 कंसिडरेशन रखे गए हैं। पहला तो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें अब प्राइवेट सेक्टर का भी रोल आएगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी प्रमोट किया जाएगा और एकेडमिया को भी दिया जाएगा। तो ऐसे में डिफेंस बजट जो है वो आप देखो लगभग जितना अलोकेट किया जा रहा है ना डिफेंस के लिए, बजट प्रोक्योरमेंट और ये सारे किए जाते हैं इक्विपमेंट, उसका 25% जो है खर्चा वो इस पे दिया जाएगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है कि
सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस किया जाएगा सरकार के द्वारा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशियल सिस्टम, दैट मीन्स ये ऊपर से जो सैटेलाइट्स का यूज़ करना है ना, और ज्योग्राफिकली चीज़ों को एक्सेस करना, मिनरल्स के बारे में एक्सप्लोरेशन करना, ड्रोन हो गया, सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई, या फिर स्पेस, जेनोमिक्स। जेनोमिक्स का मतलब आप जानते हो, जिसमें हम जीन एडिटिंग और इनके बारे में पढ़ते हैं। या फिर आप देखते हो फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम। बोला इन पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। अब इनको सनराइज़ क्यों बोला है? ये अपने आप में प्रॉमिसिंग है कि आने वाले फ्यूचर में ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कंट्री की इकोनॉमी में। अब सवाल ये है कि यहाँ पर एकेडमिया के साथ में कोलैबोरेशन किया जाएगा। तो राइटर यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ आपने रिकॉग्नाइज तो कर दी, पर क्या आपने उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोविज़न किए हैं, बजट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा अलोकेट किया है? तो उसका आंसर है नॉट एडिक्वेटली। तो इसका मतलब क्या है कि रिकॉग्निशन तो सरकार के पास में है, बट डेडिकेशन नहीं है। फिर इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे को यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि 2021-22 का बजट, वो जो इकोनॉमिक सर्वे आया जो कि बजट से पहले ही रिलीज़ हुआ, उसमें सीधा सा इकोनॉमिक सर्वे में किया हुआ है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना होगा। हमारे यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्ट किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट ये बात बोल रहा है, उसके बावजूद सरकार वहाँ पर एलोकेशन अच्छा नहीं कर रही, तो बोलो वो ठीक नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने सजेस्ट किया कि हमारा जो अभी करंट जीडीपी का कितना 0.7% हम खर्च कर रहे हैं किस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो उसको बढ़ा करके हमें ले जाना है 2% तक। तो इस सिचुएशन में अगर देखें तो हम तो अभी भी 0.66% पे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग है। दूसरी तरफ वेस्टर्न और ईस्टर्न एशियन इकोनॉमीज़ की बात करो, जहाँ पर उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है। इसके अलावा ये इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी सजेस्ट किया कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमें बढ़ाना चाहिए। अभी करंटली प्राइवेट सेक्टर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है? 100 रुपये अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च हो रहे हो तो उसमें से 37 रुपये प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। अब इसको ज़रूरत है कि 37% से इंक्रीज़ करके 68% तक ले जाया जाए प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है R&D में। ठीक है, पर सवाल यह है कि इसके लिए शुरुआत कौन करे? देखो, प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के लिए आता है। अगर कुछ भी नया करना है, किक स्टार्ट लेना है, तो उसके लिए सरकार को ही एक लीड रोल प्ले करना होता है। तो इस केस में बजटरी एलोकेशन को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी था। इसके आगे अगर देखें तो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अगर हम देखें कि इंडिया में वाकई में R&D में कौन कौन से सेगमेंट में सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, तो एक तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, उसमें इसके द्वारा ये पूरी दी गई है अपनी डिटेल, जिसमें ये था कि 2000 मतलब DST के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर R&D में पैसा खर्च होता है। तो 2017-18 में R&D के हिसाब से अगर देखें तो जितना अलोकेशन हुआ उसका 61.4% हिस्सा तो केवल DRDO के पास चला गया। इसके अलावा मतलब 61.4% है ना, वो तो DRDO के पास चला गया टोटल, है ना। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 19%। एटॉमिक एनर्जी की बात करो तो उसको कितना मिला है? 10.8%। और 37% जो बच गया वो फिर बाद में बचा हुआ जनरल R&D एजेंसीज जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या CSIR, DST, इनके लिए बोला बचा हुआ छोड़ दिया। पॉइंट क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमारे अलोकेशन, जिनको सनराइज अपॉर्चुनिटी हम बोल रहे थे ना ऊपर, उनके लिए अलोकेशन कितना कम है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है कि हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा अलोकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, IT में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इसमें हमारे यहाँ पर ज़्यादा रिसर्च अभी तक हो नहीं रही है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वो डिफेंस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, उसमें ज़्यादातर रोल प्ले करवा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के। जबकि इंडिया में क्या हो रहा है कि डिफेंस रिलेटेड जो भी R&D है उसमें पब्लिक सेक्टर, दैट मीन्स ज़्यादातर सरकार खर्चा उठा रही है। जबकि सरकार को काम क्या करना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरीके से R&D को प्रमोट किया जाए जो कि हमारे यहाँ पर सोशल वेलफेयर को प्रमोट करे। अब डिफेंस की इनकी बात की जाए तो इनमें प्राइवेट सेक्टर का अगर प्रमोशन हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि GERD है उसको राइज करना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर आगे राइटर ये बताना चाहते हैं कि ग्लोबली अगर देखें
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिव एरियाज अभी तक मेन फोकस किस पे है? प्राइवेट सेक्टर तो देखो पैसा कमाने के लिए करता है, ये तो डाउट है ही नहीं। तो इसमें एक तो फार्मास्यूटिकल्स, अभी कोविड के टाइम पे देखो कितना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मेकिंग की गई है जो प्राइवेट सेक्टर की जो भी इंस्टीट्यूशन है, और एक बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, केमिकल, एरोस्पेस, डिफेंस, इन पर भी प्राइवेट सेक्टर बहुत फोकस करता है। बट जो एक रेशो है, रेशो ये कि कहाँ पर किसका कितना खर्चा हो रहा है, तो उसमें ये देखो ग्लोबली चल रहे हैं हम ना, तो प्राइवेट सेक्टर 2001-2002 की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग कितनी थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? 19, और पब्लिक सेक्टर की 81। मतलब 100 में से 90 पार्ट्स तो कंट्रीब्यूट कर रहा था प्राइवेट सेक्टर, और 81 पार्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा था किसका? पब्लिक सेक्टर का, जो कि बढ़कर के कितना हो गया? 35:65, जो कि 2011 में। और उसके बाद में अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए। अब आप देखो कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो R&D में पैसा कब खर्च करता है? जब मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से प्रमोट हो। और जबकि हमारे कंट्री की अगर बात करें तो हमारे कंट्री में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इतना फोकस किया नहीं गया है। ये इंटरनेशनल ट्रेंड शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो सरकार की जो पॉलिसी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है, उसको R&D से कॉम्प्लीमेंट करवाना ज़रूरी है। फिर आ जाओ 2011-12 से 2017-18 के बीच में, कि हमारे यहाँ से जो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस जहाँ से हमारे यहाँ पर R&D में काम किया जाता है, उनके नंबर्स तो इतने बढ़ गए हैं। उनसे जो डॉक्टरल डिग्री लेकर के जो PhD करके जो लोग निकलते हैं, उनके नंबर्स तो बहुत बढ़ गए हैं। डॉक्टरल डिग्री कितनी मिल रही है हमारे देश में एनुअली? 752 से बढ़ कर के 2011-12 में केवल 752 मिलती थी, जो कि 1016 तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा मतलब यूनिवर्सिटीज़ तो इतनी बढ़ चुकी हैं 752 से 1016 तक, और डॉक्टरल डिग्री कितनी मिलने लग गई? 10,000 मिला करती, जो कि बढ़ करके 24,474 तक हो गई है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन भी बढ़ रहे हैं, और जो कहते हैं ना कि एक्सपर्टाइज जो इंडिविजुअल होने चाहिए, है ना, जिनके पास में डिग्री होती है, तो डिग्री होल्डर्स की भी कमी नहीं है। पर सवाल क्या है कि जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए R&D का, उस स्टैंडर्ड तक वो डॉक्टरल डिग्री होल्डर जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें ज़रूरत क्या है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको फंडिंग बहुत कम अलोकेट की जा रही है, उन पर ध्यान दिया जाए। फॉर एग्जांपल DST, DBT, ICMR, CSIR, ये जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने अपने डोमेन में। तो इनका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करने में। और यूनिवर्सिटीज़ में जो कोई भी मान लो कोई भी मास्टर डिग्री कर रहा है या PhD कर रहा है, तो उनका कोलैबोरेशन इनके साथ में होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को फंडिंग DST, DBT, ICMR और CSIR के द्वारा दिया जाता है। तो बोला इनके लिए फंडिंग अलोकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको हमने अभी तक बहुत कम कर रखा है। फिर आ जाती है बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसमें सीधी सी स्टेटमेंट दी गई है कि रिसर्च और इनोवेशन है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसको हम जितना प्रमोट करेंगे उतना ही हमारे देश के लिए फ़ायदे वाली चीज़ होगी। साथ में जो बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस हैं उनको हम फोकस में रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें कॉम्पिटिटिव मैनर में फंडिंग अलोकेट की जाएगी। इसका मतलब कि जैसे कोई भी एक परफॉर्मेंस, कोई भी एक टास्क दे दिया कि भाई एक गांव है, गांव में हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है कि मान लो वहाँ पर हंगर भी है, वहाँ पर पानी की कमी भी है, और वहाँ पर जॉब क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो इस कंपटीशन में जब रिसर्च डेवलपमेंट R&D से रिलेटेड जो लोग हैं वो काम करेंगे, तो बेस्ट जो मॉडल सजेस्ट करेगा उसको उसके कंपटीशन के हिसाब से बजट अलोकेट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि एक तो अच्छी क्वालिटी का मॉडल मिलेगा, और दूसरा उस मॉडल को हम पेटेंट करवा करके दूसरे कंट्रीज़ को हम बेच भी सकेंगे। तो बोलो बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से। ठीक है ना। इसके अलावा पीयर रिव्यू, दैट मीन्स कि एक ग्रुप ने अगर अच्छा मॉडल तैयार किया है तो दूसरा जो ग्रुप है वो भी उसको रिव्यू कर सकता है। अगर उस मॉडल में कुछ कमियां रह रही हैं तो उसको करेक्ट आउट भी कर सकते हैं और उससे लर्न भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की सिस्टम हमारे यहाँ पर लर्निंग सिस्टम में लाने की ज़रूरत है।
फाइनेंस मिनिस्टर ने 2021 का जो बजट स्पीच था उसमें ये बोला था कि आने वाले टाइम पे आर&डी के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया जाएगा, बट रियलिटी ये है कि अभी तक इतना अलोकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ज़रूरत क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जितना अलोकेशन हो रहा है, जिसमें कमी आ रही है, उस कमी को पूरा करे। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम जीडीपी का 1% तक तो आर&डी पे हमें खर्च करना ही चाहिए। ठीक है, आज देखा जाए तो पब्लिक स्पेंडिंग को 80% तक राइज किया जाए ना, तब जा करके हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। कौन से को? 50,000 करोड़ रुपए वाला जो टारगेट है उसको। ठीक है, तो अभी तक जो आप और हम अलोकेट कितना कर रहे हैं? ओनली 0.66% ऑफ जीडीपी। तो ये राइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा वो इमीडिएटली इस खर्चे के ये जो डेफिसिट है इसको जैसे गवर्नमेंट फुलफिल करे तो उसको अलोकेट करे। किनको? CSIR, DST, SERB, DBT, ICMR, ICAR, ये एजेंसीज हैं जो कि हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत प्रमोट करती है। अब SERB की बात करें, इसकी फुल फॉर्म से आप समझ जाओगे कि ये क्या है। साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये बेसिकली ऑलरेडी फंडिंग प्रोजेक्ट्स को फंड करने का काम करती है। तो यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो SERB जो कि एग्जिस्टिंग बॉडी है, इसी को आप अपग्रेड कर दो, इसी में अगर कोई कमियां हैं तो उनको देखो, और इसी में अगर आप जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो प्रोविज़न डालना चाहते हो वो डाल करके और SERB को ही प्रमोट करके NRF बना दो। अलग से नई बॉडी बनाने से क्या मतलब है उसको ही अपग्रेड कर दो। इससे क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं बढ़ेगी और फालतू में जो रिसोर्सेज अलोकेटेड है SERB के वो वेस्टेज भी नहीं जाएंगे। इसके आगे देखें, ये SERB को अपग्रेड करके NRF में हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसके साथ में एक पोर्टल, प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम भी किया जाए, जिससे कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो सके। जैसे कि कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट में कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, और साथ में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बेसिस पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बन पाएगी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस तो देखो काम करने ही ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जल्दी से नहीं आएगा इतनी जल्दी अट्रैक्ट होकर के। और दूसरी तरफ स्टार्टअप्स का हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें सपोर्ट देना चाहिए। दैट मीन्स पब्लिक और स्टार्टअप दोनों। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होना चाहिए जितना भी खर्चा किया जा रहा है आर&डी पे। ठीक है, देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे भी हम लर्न कर सकते हैं, तभी इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सकता है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। अब सीधी सी बात है कि जब तक हमारे पास में मैन पावर नहीं होगी तब तक हम कैसे खुद को अपग्रेड कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए कि आने वाले 5 से 6 सालों में हर साल 5 से 6 सालों में लगभग हर साल नहीं, लगभग 5,000 साइंटिस्ट या स्टूडेंट्स की हमें ज़रूरत है जिनके पास में एक्सपर्टाइज हो अपने अपने डोमेन की। और वो एक्सपर्टाइज हम कैसे गेन करवा सकते हैं? जिन भी डेवलप्ड कंट्रीज़ या जो भी डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज जिनके साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, उन कंट्रीज़ में जाकर के उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दिलाई जाए, वहाँ पर लर्निंग करवाई जाए, और फिर वो इंडिया में आकर के अपनी एक्सपर्टाइज और अपनी लर्निंग का फ़ायदा दें। इससे क्या है कि हम दूसरे कंट्रीज़ की प्रैक्टिसेस को भी समझ सकेंगे। बेस्ट क्वालिटी की लेबोरेटरीज जो अब्रॉड में अवेलेबल वहाँ पर उनकी जॉब करवाई जाए, उनको ट्रेनिंग करवाई जाए। इसके अलावा जो डॉक्टरल या पोस्ट डॉक्टरल इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास में डिग्री अवेलेबल है, उनको और ज़्यादा अच्छे से रेम्यूनरेट करते हुए उनको और एनकरेजमेंट देने की ज़रूरत है कि भाई आप और अच्छे से काम करो, जिससे कि हमारे देश को आर&डी में और ज़्यादा सक्सेस मिले। ठीक है, तो यही चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं। तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स की बात आ गई, बजटरी एलोकेशन की बात आ गई, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात आ गई, या इंटरनेशनली हमारी कोलैबोरेशन उनके साथ की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया US, इंडिया US, इंडिया UK, इंडिया यूरोप और इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बोले इन कोलैबोरेशंस का हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग है, जो स्टैग्नेंट है, फंसी पड़ी है, उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, फास्ट ट्रैक मोड में डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर शेयरिंग हो, और इन्वेस्टर्स को भी अलाउ किया जाए, क्योंकि सीधी सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर जब तक आगे नहीं लीड रोल प्ले नहीं करेगा ना, तब तक हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं आ पाएगी। हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली बाहरी देशों पर ही डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ज़्यादा भी नहीं ना, तो सरकार को आने वाले 3 सालों में जीडीपी का 1% तक खर्चा करना चाहिए
R&D पे बढ़ा करके, अभी 0.66 है ना, इसको 1% तक लेके जाओ। और वैसे देखा जाए तो 2% और उससे ज़्यादा भी राइज करना है। तो बोले ये एकदम अच्छा टाइम है जब हम आज़ादी का 75वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, समझा हमने। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है अनकाइंड कट। देखो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि वो द अफगानिस्तान बैंक, मतलब अफगानिस्तान का जो सेंट्रल बैंक था उसके द्वारा जो फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, न्यूयॉर्क, मतलब यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ पर जो डिपॉजिटेड मनी है उसमें से $7 बिलियन का अमाउंट है वो यूएसए यूज़ करेगा। किसके लिए? कि 9/11 जो टेरर अटैक कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, अलकायदा की लीडरशिप में, ठीक है, तो उसके जो विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि एक तो ये बात कि आप तालिबान का रिजीम अभी अफगानिस्तान में चल रहा है, उसको आप इस पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में एक्सेसिबिलिटी नहीं देना चाहते हो, तो क्या ये पैसा तालिबान का है या ये पैसा अफगानिस्तान के लोगों का है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस लेजिटिमेसी के साथ में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का पैसा आपने अपने यहाँ पर स्टोर करवाया था, आज वो अफगानिस्तान में रिपब्लिक गवर्नमेंट तो है नहीं, आज वहाँ पर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो आप तालिबान को पनिश करने के चलते या फिर तालिबान के एसोसिएट अलकायदा के द्वारा जो 9 सितंबर 2001 को जो अटैक कंडक्ट कराया गया था न्यूयॉर्क में, तो उसका क्या आप खामियाजा अफगानिस्तान के लोगों को भुगताओगे, जबकि वहाँ पर लोग ऑलरेडी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, उनको खाने की प्रॉब्लम आ रही है, उनको जो बेसिक लाइवलीहुड रिक्वायर्ड होती है वो अवेलेबल नहीं हो रही है। अभी यूएसए की तरफ से आर्ग्यूमेंट तो क्या है कि तालिबान को ऑलरेडी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया हुआ है, तो उस केस में उनको अलोकेट नहीं किया जाना है। हाँ, ये बात ठीक भी है कि अभी तक तालिबान की जो सरकार चल रही है, इंटरिम गवर्नमेंट है, उसको इंटरनेशनली किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, इवन चाइना पाकिस्तान ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पर सवाल क्या है कि वहाँ के लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में तो सोचना था कम से कम। ठीक है, अभी काबुल में न्यू रिजीम चल रहा है, मनी उनके पास में आप भेजना नहीं चाहते हो, पर लोग हैं वो तो क्राइसिस का सामना कर ही रहे हैं। ठीक है, ये आ गया मुद्दा। फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का विश्वास क्या है कि ऐसा करने से उनको फ़ायदा होगा। यूएस जो है वो अफगानिस्तान को पहले ही बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस दे चुका है, पर सवाल क्या है कि आज की परिस्थिति तो देखो क्या हाल हो रहा है वहाँ पर। क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी फंक्शनिंग में है? नहीं है, तो फिर लोगों का कौन मालिक? अभी रिसेंट टाइम में अफगानिस्तान में जो भी ट्रांजिशन हुए ना, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया है। सबसे पहला क्राइसिस तो यूएस और नेटो ट्रूप्स वहाँ पर लगातार लड़ाई लड़ते चले गए तालिबान से। ठीक है, तो उसके चलते अफगानिस्तान के लगभग 71,000 लोगों की डेथ हुई है पिछले 20 सालों में। तो क्या ये कम पनिशमेंट थी वहाँ के लोगों के लिए? इसके बाद में बात आ जाती है कि अचानक से आप वहाँ से अफगानिस्तान को छोड़ करके बाहर आ जाते हो, विड्रॉ कर लेते हो, क्योंकि आपको लग रहा था कि तालिबान को हराना हमारे लिए मुश्किल है। अब फिर से वहाँ के लोगों को आपने आतंक के साये में छोड़ दिया। तो ये जो डिसीजन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, एग्रेजियस डिसीजन है। इस डिसीजन को एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि तालिबान पावर अगर कैप्चर करता है तो वहाँ के लोगों को क्यों पनिश कर रहे हो आप? ठीक है, इसके अलावा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत है कि भाई ऑलरेडी आपके जो डिसीजन हैं उनके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अफगानिस्तान में, एक और डिसीजन इस तरीके से मत लो जिससे कि उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा जहन्नुम में कन्वर्ट हो जाए। तो ये है पॉइंट। अब अफगानिस्तान में तालिबान का क्या स्टेटस है, अब वो जानते हैं नेक्स्ट आर्टिकल से। नेक्स्ट आर्टिकल है वन ऑन बैकफुट इन काबुल। आर्टिकल को लिखा है अंजू गुप्ता जी ने। देखो, इनका ये कहना है कि काबुल को जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है तो तालिबान इतना शांति से इतना रिजीम नहीं चला पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी ग्रुप जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासिन प्रोविंस, जो कि आईएसआईएस की ही ब्रांच बताई जाती है एक तरीके से, वो लगातार तालिबान के खिलाफ अपने वायलेंट कैंपेन को कंटिन्यू कर रहा है। अब इसमें ज़्यादा फोकस उसका कहाँ पर है? एक तो ईस्टर्न अफगानिस्तान में और एक हो गया अफगानिस्तान के मेन सेंटर में काबुल के आसपास में। अब सवाल क्या है कि पाकिस्तान क्यों तालिबान के अगेंस्ट में आईएसकेपी को सपोर्ट कर रहा है? इसके कारण है कि जो टीटीपी है, टीटीपी क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको तालिबान सपोर्ट करता है। और ये कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है।
जिस तरीके से पाकिस्तान बैड टेररिज्म गुड टेररिज्म बोलता है ना, तो टीटीपी वाले टेररिज्म को पाकिस्तान बैड टेररिज्म बोलता है। लश्कर ए तोयबा जैश ए मोहम्मद के टेररिज्म को गुड टेररिज्म बोलता है, जो कि इंडिया के लिए घातक है। खैर, मुद्दा हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान में तालिबान है ना, वो इस टीटीपी को सपोर्ट करता है और टीटीपी पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है। और इस टीटीपी को कमजोर बनाने के लिए और तालिबान का इसको जो सपोर्ट मिलता है इसको कम करने के लिए आईएसकेपी को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान तो हाल ही खराब है। पहले तो पाकिस्तान ने तालिबान को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, अब फिर आप देखो बैक टू बैक कई बार पाकिस्तानी फोर्सेस पे अटैक होते रहते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना बुलेट एक्सचेंज है वो नॉर्मल हो चुका है वहां पर। अब देखो मुद्दा क्या है कि तालिबान के सामने एक तो ये चैलेंज हो ही गया आईएसकेपी वाला। अब दूसरा चैलेंज आ रहा है कि अफगानिस्तान की जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है, जिसमें तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें ईरान, या मतलब साउथ वेस्टर्न बॉर्डर ईरान, वहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर। इवन अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने यहां तक कह दिया उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान को कि भाई, जब तालिबान ने पावर टेक ओवर की थी किसकी, काबुल में, बोला उस टाइम पर अफगानिस्तान के बहुत सारे फाइटर प्लेन्स हैं वो तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वहाँ पर डिप्लॉय किए हुए थे, तो बोला वो रिटर्न करो। तो उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान ने अभी तक वो फाइटर प्लेन्स है ना वो ही हैंड ओवर नहीं किए। तो तालिबान के लिए सरदर्दी चारों तरफ है। कारण कि तालिबान में मेन जो डोमिनेंट जो कम्युनिटी है ना वो है यहाँ पर जो अब ये जो होते हैं पश्तून्स, जिनको हम पठान बोलते हैं। और बाकी अफगानिस्तान एक कह सकते हैं ना मल्टी एथनिक कल्चर है, मल्टी एथनिक कल्चर बेस्ड एक कंट्री है जहां पर बहुत सारी कम्युनिटी रहती है अलग अलग। तो ऐसे में तालिबान की लीडरशिप सपोर्ट कर रही है किसको, टीटीपी को। अब टीटीपी है वो पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है। और तालिबान और टीटीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, शहरिया बेस्ड गवर्नेंस। दैट मीन्स कि पाकिस्तान प्रीमिटिव या मिडिवल जो आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे रूल करना चाहता है, जबकि वहां के लोग और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जैसे तजिक्स, हजारा और ये लोग जो है ना वहां की कम्युनिटी के, वो हैं थोड़ी सी एडवांस आइडियोलॉजी के। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो मेडिवल सोच के साथ तालिबान चलना चाह रहा है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। और दूसरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप को तालिबान सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान भी अब तालिबान से थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो ये तजिक्स हैं या फिर हजाराज हैं, ये अपने एक अलग ही प्रोपोगेंडा को लेकर के कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, और उधर से यूएसए ने फंडिंग वैसे रोक रखी है, किसी भी कंट्री ने अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ऐसे में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी पड़ी है अफगानिस्तान में तालिबान की अगर पर्टिकुलर बात की जाए। दूसरी तरफ ये क्यों तालिबान अभी भी मेडिवल सोच के साथ चलना चाहता है, देखो इसके पीछे कारण है। एक तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, पैसा नहीं है इनके पास में, कहाँ एडवांसमेंट की बात कर पाएंगे। मेडिवल सोच के साथ चलेंगे तो वहाँ पर धर्म का नाम लेकर के लोगों को गुमराह कर भी सकते हैं, डरा भी सकते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर पैसा कम खर्च करना पड़ सकता है तालिबान को, जिसकी कमी है ऑलरेडी। दूसरा, अपने हिसाब से एक नया ही अमीर उल मोमिन, मतलब एक तरीके से एक पावर नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहा है तालिबान कि कैसे भी करके वहां पर काबुल में अपनी पकड़ बनाए रखे। पर पकड़ बनाए रखने के लिए चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है, क्योंकि तालिबान में मेन लीडिंग कौन है कम्युनिटी, पश्तून। और पश्तून्स अगर अपनी तरफ से अकेले ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो बचे हुए जो ग्रुप हैं वहाँ पर अफगानिस्तान में, वो क्या इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। इस चीज़ का फ़ायदा पड़ोसी देश भी उठा रहे हैं। जैसे तजिक्स हैं तो तजिकिस्तान, उज्बेक्स हैं तो उज्बेकिस्तान। तो बोला इन कंट्रीज़ के द्वारा अपनी कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा है, और अपनी कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा है तो तालिबान के खिलाफ में वो अपना एक कैंपेन चला रहे हैं, अपना एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। तो इस तरीके से इन कंट्रीज़ का भी अफगानिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में रोल हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर जो दूसरे लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनको कि तालिबान से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, जैसे कि रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन नेशंस। वो क्या चाहते हैं कि ये जो तालिबान के खिलाफ में जो मूवमेंट चल रहा है तजिक्स के द्वारा, उज्बेक्स के द्वारा, हजारा कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, बोला इसको हम और ज़्यादा प्रमोट करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि तालिबान की पावर डिक्लाइन करेगी और ये एक तरीके का बफर स्टेट बन जाएगा, और इससे
तालिबान सीधा रशिया को टेंशन नहीं देगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को टेंशन नहीं देगा, और इधर ईरान भी कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि तालिबान को कमज़ोर करने में चारों तरफ से सारे कंट्रीज एफर्ट्स लगा रहे हैं। पाकिस्तान का ऑलरेडी हम मुद्दा देख ही चुके हैं कि तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करता है, तो आईएसकेपी के थ्रू तालिबान को कमज़ोर बनाना चाहता है पाकिस्तान। तो बोला इतनी मुश्किलें पड़ी हुई है इस टाइम पर तालिबान के लिए कि जिसकी बात ही मत करो। इसके आगे अगर चलें, तालिबान के लिए इतनी ही टेंशन खत्म नहीं हो रही है यहीं पर, क्योंकि तालिबान तो सीधी सी बात है मेडिवल सोच के साथ चल रहा है। अब क्या है, एक नई सोच वाला, एक कहता है ना कि एक मतलब ऐसा बंदा जो कि मॉडर्न अफगानिस्तान नेशन बनाना चाहता है, अफगान नेशन बनाना चाहता है। उनमें एक तो अहमद शाह मसूद और उसी का बेटा अहमद शाह मसूद, ठीक है, और उसका बेटा भी, वो दोनों मिलकर के अहमद शाह मसूद हो गया और एक अहमद मसूद, ये दोनों बाप बेटे मिलकर के इस तरीके का आइडिया अपने तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हम यूएसए के मॉडल पे अफगानिस्तान को तैयार करेंगे। बोले पश्तून प्रेसिडेंसी जो है इसकी बजाय हम मतलब 2001 में अशरफ गनी, हामिद करजई, इनकी सरकारें चली वहाँ पर, वो पश्तून ही थे वो भी। तो बोला पश्तून प्रेसिडेंसी के बजाय अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यूएसए के मॉडल पे या फिर जो मॉडर्न अफगानिस्तान है वो डेवलप करेंगे। तो ये भी अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि एक तरफ तो ये क्या तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क का सामना इंटरनली कर ही रहा है, और भी आइडियोलॉजिकली और कॉन्फ्लिक्ट आ गया है वहाँ पर अफगानिस्तान के सामने, ठीक है। तो लोग हैं, सीधी सी बात है, जिन लोगों को लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का टेस्ट मिल गया, क्या वो मेडिवल सोच की रिजीम के अंडर में रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में मासिस का फेवर है वो भी कहीं ना कहीं ये जो मसूद है इसकी तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर एक और चैलेंज और तैयार हो चुका है अफगानिस्तान में तालिबान के लिए। फंडिंग की बात करो, किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अमेरिका ने फंडिंग की, हमने बात कर ली, द अफगानिस्तान बैंक उसका जो $7 बिलियन का जो अमाउंट है वो रखेगा। पाकिस्तान और चाइना, दो ऐसे कंट्रीज लग रहे थे जो सपोर्ट करेंगे तालिबान को, वो भी अपनी तरफ से ज़्यादा कोई कोऑपरेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो क्लियरली शो करती हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान बहुत ज़्यादा बैकफिट पे है। चाहे आइडियोलॉजिकली देखो, चाहे फिर किसी भी तरीके से उठा करके देख लो, चाहे कोई सपोर्ट की बात करो, ठीक है। तो बात है ऐसी, ठीक है। चीज़ें जो थी वो हमने मोर और लेस समरी में ऑलरेडी बता दी। इसके अलावा जो इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहता है तालिबान अपने हिसाब से, ठीक है ना, जिसमें आईएसआईएस स्टाइल में खलीफा लॉन्च करना, मतलब खुद का खलीफा बना देना कि हाँ जी इस्लाम का लीडर हमारे यहाँ से है, और सीरिया या अफ्रीका में जिस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप है उस तरीके से काम करे, तो उतना आसान नहीं होगा अब तालिबान के लिए ऑपरेट करना, ठीक है। दूसरी तरफ तालिबान जो है वो अपनी तरफ से कुछ और प्रोपेगेंडास पर भी काम कर रहा है, जैसे सीरिया, पैलेस्टीन, सिंजियान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जहाँ जहाँ पर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने वाले ग्रुप्स हैं ना, अब उनके साथ में अपनी कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है। तो अब शिंजियान प्रोविंस में अगर उइगुर मुस्लिम्स के साथ में अगर वहाँ पर रिलेशंस क्रिएट करेगा तो वो भी तो पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को सबसे बड़ी फंडिंग अभी सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? चाइना। और चाइना की सिंजियान प्रोविंस में अगर कहीं पर भी इशू क्रिएट करता है तालिबान तो वो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान पहले ही बर्बाद है। तो पाकिस्तान इसलिए भी आईएसकेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया था 15 अगस्त 2021 को, तब बहुत सारे कमिटमेंट दिए थे, उन कमिटमेंट्स में खरा नहीं उतर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात हुई, हमने देखा, वहाँ के लोगों की बात करें, मतलब जो लोग लिबरल्स हैं उनको असैसिनेट करवाया जा रहा है तालिबान के द्वारा। तो बोले जब कही हुई बातों पे खरा ही नहीं उतरेगा तालिबान तो सपोर्ट कौन करेगा? इस तरीके के सिनेरियो बन रहे हैं वहाँ पर अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो ये था पूरा मुद्दा, हमने समझा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, लुकिंग बियॉन्ड जुंटा। आर्टिकल को लिखा गया है अंशुमन चौधरी जी के द्वारा। इनका यह कहना है कि पिछले साल की बात है जब इलेक्शंस कंप्लीट हुए थे नवंबर 2020 के बाद में, कि फरवरी में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, जबकि इलेक्शंस बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर में हुए थे, एकदम डेमोक्रेटिक मैनर में, पर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। और आप देखो वहाँ पर कि खुद के जो कमांडर इन चीफ थे मिलिट्री के, मिन ऑन्ग हेलियांग, उन्होंने फिर बाद में अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया।
जबकि आप देखो वहाँ पर सरकार जो थी वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, अभी मतलब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आराम से बन रही थी, जिसमें आंग सान सूची मेन लीड रोल प्ले कर ही रही थी, जिनको मेजोरिटी का पूरा सपोर्ट था। पर वही चीज़ है, मिलिट्री कू होता है, तख्ता पलट होता है और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। फिर उसके बाद में वहाँ पर सरकारी ऑफिशियल्स ने मना करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट आउटब्रेक हो गया, सिविल डिसोबीडियंस की भाई सरकारी काम में हम बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हर तरीके से जुंटा रूल को अपोज करने की कोशिशें की गई। ठीक है ना। अभी तक देखा जाए ना, जनवरी 28 तक जो पिछला मिलिट्री कू किया 2021 फरवरी में, तब से लेकर अभी तक 28 जनवरी 2022 तक लगभग 1500 सिविलियंस की जो है डेथ हो चुकी है वहाँ पर। तो अब आप देखो कि क्या मिलिट्री रूल को वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल रही है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? नहीं, नो। दूसरा कि 3 महीने के अंदर अंदर जैसे मिलिट्री कू हुआ फरवरी 2021 में, 3 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे सिविलियंस और मिलिशियाज ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया जिसको बोला जा रहा है पीपल्स डिफेंस फोर्स। ये लगातार जो है वो अपनी कैप्चर बढ़ाए जा रही है। चिन स्टेट जो कि हमारे यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर इस पीडीएफ की पकड़ बढ़ रही है। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज है जैसे यंगून हो गया, मांडले हो गया, वहाँ पर भी अपनी पकड़ लगातार बना रहा है ये पीडीएफ। और ये पीडीएफ जो है वो सीधी लड़ाई लड़ रहा है अफगानिस्तान, ये जो म्यांमार की जो फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके साथ में। इसका मतलब क्या है कि एक और चैलेंज है, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए भी एक और आर्मी तैयार हो गई है जिसका नाम है पीडीएफ। अब आ जाओ दूसरी तरफ, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो लगभग अभी तक म्यांमार की मिलिट्री जिसको जुंटा बोल रहे हैं और पीडीएफ, इन दोनों के बीच में लगभग 7,000 के लगभग क्लैशेस हुए हैं फरवरी से दिसंबर 2021 के बीच में। ठीक है, ये इतने क्लैशेस तो यमन अफगानिस्तान में ही नहीं हुए, इतने क्लैशेस तो सीरिया में ही नहीं हुए। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि यमन, ये जो अफगानिस्तान में मिलिट्री रिजीम है, ये सक्सेसफुल या स्टेबलाइज तो नहीं करने वाला है म्यांमार में सिस्टम को। अब आ जाओ डिप्लोमेटिक अप्रोच की। हमारे यहाँ से दिसंबर 2021 में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी, वो गए थे कि वहाँ पर बातचीत की जाए। फिर उन्होंने वहाँ पर डेमोक्रेटिकली जो पार्टीज़ काम कर रही थी जैसे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, उनसे बातचीत भी की। पर साथ साथ में हमने हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए जुंटा के साथ में भी बातचीत की, क्योंकि हमारा क्या सोचना है, हमारे डिप्लोमेट्स का या हमारे थिंक टैंक्स का, कि भाई चाइना की डोमिनेंस है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी अगर हमने जुंटा से एंगेजमेंट नहीं रखी तो ये चीज़ हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चली जाएगी। तो इस केस में हमने हमारी एंगेजमेंट को थोड़ा सा राइज किया। पर पिछले 12 महीनों का ये मिलिट्री रिजीम अगर देखा जाए ना, तो अफगानिस्तान में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल स्टेबिलिटी मिलिट्री डेवलप नहीं कर पा रही है, मिलिट्री फेल हो रही है वहाँ पर। इस चीज़ को हमें थोड़ा माइन्यूटली समझने की ज़रूरत है। आज मिलिट्री रिजीम आने के बाद में जो म्यांमार की जो इकोनॉमी है बहुत बुरे तरीके से पस्त हो चुकी है, ख़त्म हो रही है। इवन जो मॉडरेट पॉलिटिशियन है ना वहाँ के, वो भी कहीं ना कहीं अब एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं कि मिलिट्री को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक वहाँ पर एक नया मूवमेंट चल रहा है। अब आप देखो यहाँ पर जो राइटर इक्वेशन समझाना चाह रहे हैं वो ये कि पीडीएफ की हमने बात की, जो प्रो डेमोक्रेसी के लिए जो प्रोटेस्टर हैं उनकी बात करो, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनकी बात करो, ये सब लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को अब एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। मिलिट्री रिजीम उनके लिए अब रेलेवेंट नहीं है। तो मिलिट्री के साथ में अगर एंगेजमेंट इधर लगातार चाइना का बढ़ता है, मतलब जुंटा रिजीम के साथ में चाइना की अगर कन्वर्जेंस है, तो हमें जुंटा के जस्ट ऑपोजिशन में जो पार्टीज खड़ी हैं उनके साथ में भी हमारी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? कि जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है ना, उस सिनेरियो में म्यांमार को स्टेबिलिटी, वहाँ की ये जो पीडीएफ है या वहाँ की जो और जो जुंटा को छोड़ करके जितने भी स्टैब्लिशमेंट है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, वो सपोर्ट, वो वहाँ पर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमारा पड़ोसी स्टेबलाइज्ड ही चाहिए। तो बोला हमें केवल मिलिट्री के साथ एंगेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है हमें हमारी म्यांमार के टुवर्ड्स जो हमारे डिप्लोमेटिक अप्रोच है उसको। देखो एक तरफ अगर देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करें तो हमारे यहाँ से नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ में सीधी अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इसमें
चिन स्टेट जहां पर बहुत ज़्यादा रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, किसके अगेंस्ट में? म्यांमार की जुंटा रिजीम के अगेंस्ट में। तो वो बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम और मणिपुर से। अब आप देखो कि मिलिट्री ने जब टेक ओवर किया तो वहां के जो सिविलियंस थे उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहे थे। तो मिलिट्री के अत्याचारों से बचने के लिए ये बॉर्डर क्रॉस करके और कहाँ आ गए? मणिपुर और मिजोरम में अपने रिलेटिव्स के आके यहाँ पर रहने लग गए। अब मिलिट्री ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं? मिलिट्री कौन सी जुंटा ने क्या दिमाग लगाया है कि हमारे यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जो भी मिलिशियाज ऑपरेट करती है नॉर्थ ईस्ट में, उनको अप्रोच करके ये बोला कि आप लोग रिकॉग्नाइज करो कि म्यांमार से कौन कौन से लोग आकर के मणिपुर और मिजोरम में अपने रिश्तेदारों के रुके हुए हैं, उनको खोज खोज करके मारो आप। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि मिलिट्री का कोalition किसके साथ आ रहा है? जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, जो वहां पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑपरेट हो रहे हैं उनके अप्रोच। जैसे कि असम राइफल के जो कॉन्वॉय पे अटैक हुआ, ठीक है, नवंबर में, उसमें कितने लोगों की डेथ हुई थी वो हमने देखा था। तो यहां पर म्यांमार की मिलिट्री का एंगेजमेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप या जो मिलिशियाज है जो कि नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है हमारे यहां पर, उनके साथ में अगर मिलिट्री वहां पर एंगेज करती है तो हम क्यों ना हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर म्यांमार में मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट में जो ऑपरेट कर रहे हैं लोग, उनके साथ क्यों नहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एंगेज करें? यही एक अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है राइटर के द्वारा। ठीक है। तो ऐसे में NUG नेशनल यूनियन गवर्नमेंट की बात कर लो, या PDF जो कि पब्लिक जो डिफेंस फोर्स है, वो इनके साथ में हमें एंगेज करना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़्यादा आज रेलेवेंस है म्यांमार में। जिस तरीके की सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है, जुंटा की अब ज़्यादा रेलेवेंस नहीं बन रही है। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट को हमें समझना होगा कि स्टेबिलिटी जो है वो जुंटा नहीं ला सकता। अब इससे एक फ़ायदा और हो जाएगा कि प्रो डेमोक्रेटिक जो भी सिनेरियो बन रहा है ना वहाँ पर म्यांमार में, वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं है। चाइना का इन्फ्लुएंस किस पे है? मिलिट्री पे। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचा हुआ जो दूसरा धड़ा है ना, जिसमें PDF आ गई, जो वहाँ NUG है, उसके साथ में हमें एंगेज करना चाहिए, जिनके साथ में चाइना एंगेज ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। ठीक है। क्योंकि मिलिट्री क्या है, सीधी सी बात है, अथॉरिटेरियन रिजीम है। अथॉरिटेरियन रिजीम ही चाइना में है, तो वो तो चाहते ही ऐसा ही रिजीम है। पर हम क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम भी तो एंगेज कर ही सकते हैं ना डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के लोगों के साथ में। तो ये यहाँ पर आइडिया दिया गया है राइटर के द्वारा। ठीक है। इन्फ्लेशन वाला आर्टिकल है, वो आप खुद से पढ़ लेना। तो डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी। थैंक यू वेरी मच।